क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैव प्रौद्योगिकी में मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीवों, कवक, पौधों एवं जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव औषधि एवं जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही सूक्ष्मजीवों के उपयोग से औद्योगिक महत्व वाले रसायनों, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बनिक अम्ल, हार्मोन आदि का उत्पादन किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। 1. उत्प्रेरक कैटलिस्ट, आनुवांशिक रूप से उन्नत सूक्ष्मजीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक प्रदान करना। 2. अनुकूल दशा ऑप्टिमम कंडीशन, उत्प्रेरक के कार्य अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करना। 3. अनुप्रवाह प्रक्रमण डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अनुप्रवाह प्रक्रमण द्वारा कार्बनिक यौगिक तथा प्रोटीन का शुद्धिकरण। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, लवण प्रतिरोधकता एवं अन्य गुणों का विकास जैव प्रौद्योगिकी तकनीक को अपनाकर किया जा रहा है। कृषि के विकास में जैव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। कोशिका, उत्तक तथा अंग संवर्धन की प्रौद्योगिकी ने रोगमुक्त पौधे, प्रतिरोधी किस्में, पोषक तत्वों में सुधार, सूखा और लवण निरोधी किस्मों के विकास तथा सूक्ष्म प्रजनन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 1. रोगमुक्त पौधों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स। वैसे पौधे जो कायिक जनन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं, उनमें वायरस तथा अन्य रोग मातृ पौधे से अन्य पौधे में स्थानांतरित होते रहते हैं। मेरिस्टेम टिप संवर्धन का प्रयोग कर रोगमुक्त पौधे प्राप्त किया जाता है, जैसे आलू की पोटैटो लीफ रोल वायरस या पोटैटो वायरस, लहसुन, सोयाबीन, केला, तंबाकू, गन्ना, अदरक, गुलदाउदी, गोभी, डहलिया आदि में वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए गए हैं। नंबर 2. रोग प्रतिरोधी पौधों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट्स। यह उत्तक संवर्धन के व्यवहारिक उपयोग का एक अच्छा उदाहरण है। आलू में मुख्य रूप से लेट ब्लाइट तथा अर्ली ब्लाइट नामक बीमारी होती है। उत्तक संवर्धित आलू के कैलस से सोमाक्लोन्स को छटनी कर रोग प्रतिरोधी पौधे प्राप्त करने में सफलता मिली है। मक्का में सोदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट की प्रतिरोधी किस्में सोमाक्लोन से चयनित कर बनाई गई है। नंबर 3. लवण तथा सूखा सहन करने वाली किस्मों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ साल्ट एंड डॉट रेसिस्टेंट वैराइटीज। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से लवण सहन कर सकने वाली फसलों की किस्में को विकसित किया गया है। इनमें तंबाकू, टमाटर तथा धान्य फसलें प्रमुख हैं। टमाटर की फसल सामान्यतः ज़्यादा नमक वाली मिट्टी में नहीं उगती है। उत्तक संवर्धन कर टमाटर, चावल, तंबाकू, मिर्च में लवण सहन करने वाली किस्मों को विकसित किया गया है। लवण युक्त भूमि में उगाई जाने वाली चावल की किस्में
IR42, IR43, IR52 है। सूखा सहन करने वाली किस्में टमाटर, गेहूं आदि उत्तक संवर्धन द्वारा तैयार किया गया है। नंबर 4, तीव्र सूक्ष्म प्रजनन, फास्ट माइक्रो प्रोपेगेशन। उत्तक संवर्धन विधि द्वारा कम समय में किसी भी पौधे को बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। इस विधि में वांछित पौधे से एक्सप्लांट लेकर उसे पोषक माध्यम पर वृद्धि करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस एक्सप्लांट से बने कैलस या सोमेटिक भ्रूण को पुनः अलग अलग संवर्धित किया जाता है। इस प्रकार एक एक्सप्लांट के कैलस की सब कल्चरिंग में अनेक पौधे तैयार हो जाते हैं। मक्का, आलू, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, अंगूर, गुलदाउदी आदि उत्तक संवर्धन विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। नंबर 5, जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को मटर कुल के पौधों की जड़ों में स्थिर करते हैं। राइजोबियम में निफ यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होता है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीन को इस सीरिया कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित कर इन जीवाणुओं के अंदर नाइट्रोजन स्थिर करने की क्षमता पैदा की गई है। नंबर 6, कृत्रिम बीजों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स। कृत्रिम बीज में बने भ्रूण को एल्जिनेट में लपेटकर बनाए जाते हैं। मक्का, चावल, गाजर, सरसों, आलू, कपास आदि में कृत्रिम बीजों से पूर्ण विकसित पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। नंबर 7, जर्मप्लाज भंडारण। सामान्यतः पौधों की स्पीशीज का भंडारण बीजों द्वारा किया जाता है। इस विधि में समय के साथ बीजों की अंकुरण क्षमता में कमी, बीजों का रोगाणुओं एवं कीटाणुओं द्वारा खराब होने की संभावना शामिल है। उत्तक संवर्धन विधि से कैलस को अति सूक्ष्म, कम तापमान -80 डिग्री सेल्सियस या तरल नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इस प्रकार का भंडारण टमाटर, मूंगफली आदि में सफलतापूर्वक किया गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस नई दिल्ली में बीजों एवं उत्तकों के भंडारण की विशेष विधियां अपनाकर भारतीय पौधों की प्रजातियों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है। नंबर 8, उपयोगी रसायन का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल केमिकल्स। उत्तक संवर्धन या कोशिका संवर्धन की सहायता से कई उपयोगी रसायनों का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे डिगॉक्सीजेनिन जो डिजिटेलिस लैनाटा से प्राप्त किया जाता है। सिकोनिन को उत्तक संवर्धन विधि द्वारा लिथोस्पर्मम एरिथ्रोजाइजोन से प्राप्त किया जाता है। नंबर 9, पोषण गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन क्वालिटी। बीजों से प्राप्त प्रोटीन में कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल का अभाव होता है। जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य अधिक उत्पादन के साथ साथ आवश्यक पोषक गुणों से भरपूर फसलों का उत्पादन करना भी है। नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। पौधे, जंतु, कवक एवं सूक्ष्म जीव जिनके जीन में हस्तांतरण मैनिपुलेशन द्वारा परिवर्तन लाए जाते हैं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहलाते हैं। GMO का व्यवहार प्राप्त हुए जीन की प्रकृति, परपोषी पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की प्रकृति पर निर्भर करता है।
वह जीन जिसे दूसरे जीवधारियों में आनुवांशिक इंजीनियरिंग की तकनीक द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसजीन कहलाता है। उन जीवधारियों को जो दूसरे जीवों से आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा जीन को प्राप्त करते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। वे फसलें जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा एक से अधिक जीन को दूसरे जीवों से प्राप्त करके उन्हें प्रदर्शित करता है, आनुवांशिक रूप से विकसित फसलें कहलाती हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड कहलाती है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों का व्यवहार कई बातों पर निर्भर करता है, जिनमें परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति, स्थानांतरित जीन की प्रकृति, खाद्य जाल मुख्य है। आनुवांशिक रूप से संशोधित ट्रांसजेनिक फसलों की भूमिका का विशेष महत्व है। निम्नलिखित प्रकार से ये उपयोगी होते हैं। 1. रासायनिक कीटनाशकों तथा पीड़कनाशकों पर निर्भरता की कम करना, जिसके लिए पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों के उत्पादन में सहायक होता है। अजैवी प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप इत्यादि सहन करने वाले क्षमता के फसलों का उत्पादन। 3. खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि, जैसे विटामिन ए समृद्ध गोल्डन डाइस का उत्पादन। 2005 में विकसित की गई गोल्डन डाइस में 23 गुना अधिक कैरोटीन उपस्थित होता है। गोल्डन डाइस यानी सुनहरा चावल में विटामिन ए पाया जाता है। पौधों तथा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, जो मृदा की उर्वरक को शीघ्र समाप्त होने से रोकता है। फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जाता है। ट्रांसजेनिक फसलों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को आनुवांशिक संशोधित खाद्य, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेनिक या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों का उपयोग वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन एवं फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बीटी कपास, बीटी कॉटन। बैसिलस थूरिजिएंसिस जीवाणु की किस्मों द्वारा ऐसे प्रोटीन का निर्माण होता है जो विशिष्ट कीटों को मारने में सहायक होता है। इस विष का प्रभाव कीट समुदाय के विभिन्न वर्गों के जीवों जैसे लेपिडाप्टेरॉन वर्ग के तंबाकू का कलिका कीड़ा, सैनिक कीड़ा, कोलियोप्टेरॉन वर्ग के चीटल बीटल जिसे भृंग भी कहते हैं, एवं डायप्टेरॉन वर्ग के मक्खी मच्छरों को मारने में सहायक होता है। बैसिलस थूरिजिएंसिस जीवाणु द्वारा कीटनाशक विषैले प्रोटीन, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का उत्पादन जीवाणु में जीवन की विशेष अवस्था में होती है। यह विषैला प्रोटीन क्रिस्टल या रवे के रूप में अवक्षेपित होता है, जिसका प्रभाव जीवाणु पर नहीं होता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बीटी जीन को कपास तथा अन्य फसलों में समाविष्ट किया गया है। जीन का चुनाव फसल एवं नुकसान पहुंचाने वाले कीट पर निर्भर करता है, क्योंकि सर्वाधिक बीटी जीन 20 कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। जीव 20 जिस जीन के द्वारा इनकोड होते हैं उसे क्राई कहते हैं। क्राई जीन के कई प्रकार होते हैं। क्राई 1AC तथा क्राई 2AB यह कपास के मुकुल छेदक बड वार्म को नियंत्रित करता है। क्राई 1 यह मक्का छेदक को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है पीड़क प्रतिरोधी पौधा, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। वह पौधा जिसे आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है या
प्राकृतिक रूप से ऐसे गुणों के साथ विकसित किया जाता है जिससे वह खास कीटों, सूत्रकृमि, नेमेटोड्स या बीमारियों जैसे फंगस, बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरक्षित हो जाता है, जिससे कीटनाशकों का उपयोग कम होता है और नुकसान नहीं होता। जैसे तंबाकू में आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक या कपास में बीटी जीन का उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। विगत कुछ वर्षों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी ने औषधि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तकनीक का प्रयोग कर सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का अधिक मात्रा में उत्पादन संभव हो सका है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्राप्त कुछ चिकित्सीय उत्पाद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आनुवांशिक इंजीनियरिंग से प्राप्त इंसुलिन। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। मनुष्य में अग्न्याशय की आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। इस हार्मोन के द्वारा मनुष्यों के रुधिर में ग्लूकोज स्तर का रेगुलेशन होता है। मनुष्यों में किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव उचित मात्रा में नहीं होने पर मधुमेह रोग होता है, यानी इंसुलिन की कमी होने से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। प्रयोगशाला में इंसुलिन के जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया जा रहा है। पूर्व में मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन जानवरों, गाय या सूअरों को मारकर इनके अग्न्याशय से निकाला जाता था। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन के उपयोग से कुछ रोगियों में एलर्जी उत्पन्न होती है। कृत्रिम संश्लेषण द्वारा सूक्ष्मजीव से प्राप्त इंसुलिन से मनुष्यों में एलर्जी संबंधित प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसका निर्माण पॉलीपेप्टाइड के 2 श्रृंखलाओं द्वारा होता है, श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। वैज्ञानिकों ने सन 1970 ईस्वी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग करके इंसुलिन का उत्पादन आरंभ किया। इस तकनीकी में सर्वप्रथम डीएनए या जीन के उस खंड को अलग किया गया जो इंसुलिन हार्मोन को कोड करता है। इस अलग किए गए डीएनए खंड को एस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड में प्रवेश कराया गया। इससे इंसुलिन का उत्पादन बृहद पैमाने पर प्रारंभ हुआ। नंबर 2, इंटरफेरॉन। जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर इंटरफेरॉन का उत्पादन किया जा रहा है। इंटरफेरॉन अधिक अनुभार वाला ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अनुभार लगभग 20,000 डाल्टन होता है। इसे 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया: IFNO, IFNV एवं IFNY। इसका उपयोग कैंसर जैसे रोग, विशेषकर हेयरी सेल ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। नंबर 4, वैक्सीन का निर्माण। जैव प्रौद्योगिकी के तकनीकों का इस्तेमाल कर कई प्रकार के वैक्सीन तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, चेचक, हर्पीज आदि के वैक्सीन आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसका उपयोग मनुष्यों में इन रोगों से बचाव के लिए होता है। जीवाणुओं तथा विषाणुओं का इस्तेमाल करके आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से वैक्सीन का निर्माण आसान तथा सस्ता होता है।
नंबर 5, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बीमारियों का पता लगाने में किया जाता है, जैसे एलर्जी, वायरस द्वारा उत्पन्न बीमारी तथा कुछ विशेष प्रकार के कैंसर। नंबर 6, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स। सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित वे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने या इन्हें मारने का काम करता है, एंटीबायोटिक्स कहलाता है। एंटीबायोटिक्स का उत्पादन बड़ी मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकों को इस्तेमाल करके किया जा रहा है। कुछ मुख्य एंटीबायोटिक्स हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, सिप्रोफ्लोरोक्सानिन इत्यादि। नंबर 7, जीन चिकित्सा। मनुष्यों में पाए जाने वाले आनुवांशिक रोगों या जीन दोषों का उपचार जीन चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। जीन चिकित्सा में आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाले तकनीकों का उपयोग करके आनुवांशिक रूप से दोषयुक्त कोशिकाओं में सामान्य जीन को स्थानांतरित किया जाता है। जीन चिकित्सा के द्वारा किसी बच्चे या विकसित होते हुए भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार होता है। नंबर 8, आणविक निदान मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसके प्रारंभिक लक्षणों की पहचान तथा रोग कारक की काय की फिजियोलॉजी को समझना अति आवश्यक है। सामान्य रूप से रोग का पता लगाने के लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सीरम तथा मूत्र का विश्लेषण होता है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कैंसर तथा एड्स का पता लगाया जाता है। इसके अलावा एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे से एड्स तथा अन्य एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है परजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन यानी मैनिपुलेशन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, परजीवी जंतु कहलाता है। यानी जिन जंतु के शरीर में बाहर से जीन प्रवेश कराया जाता है उसे परजीवी जंतु कहते हैं। वैज्ञानिकों ने परजीवी चूहा, खरगोश, सुअर, भेड़, बकरी एवं मछलियां बनाए हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या लगभग 95% चूहों की है। परजीवी जंतु बनाने से मनुष्यों को अनेक लाभ हैं। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आणविक फार्मिंग में ट्रांसजेनिक जंतुओं की भूमिका। आणविक फार्मिंग में ट्रांसजेनिक जंतुओं में के दुग्ध, भोजन और मूत्र से अनुपयोगी प्रोटीन को अलग कर पृथक कर इन्हें जैविक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, रोगों और जीन उपचार का अध्ययन। रोगों के विकास में जीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस भूमिका के अध्ययन के लिए ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण किया जाता है। मानव रोगों के निदान के लिए नए उपचारों की खोज की जाती है, परंतु इन उपचारों का प्रभाव सीधे मानव शरीर पर नहीं देखा जा सकता है। इन औषधियों के क्लिनिकल ट्रायल के लिए ट्रांसजेनिक जंतुओं को उपयोग में लाया जाता है। नंबर 3, जैविक उत्पादन। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग
डीएनए के भाग यानी जीनों को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पादन के निर्माण में भाग लेते हैं। उदाहरण, मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग इन्फासीमा के निदान में होता है। ठीक उसी तरह का प्रयास फिनाइल कीटोनुरिया एवं पुटीय रेशमियता के निदान हेतु किया गया है। 1977 ईस्वी में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया गया। इस दूध में मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन मिला होता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व हैं जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। नंबर 4, सामान्य शरीर क्रिया एवं विकास की जानकारी। परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है कि इनमें जीनों के नियंत्रण व इनका शरीर के विकास तथा सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ, विकास में भागीदार जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन, दूसरी जाति के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। नंबर 5, टीका सुरक्षा। टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया है। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। चूहों पर सफलतापूर्वक परीक्षण के उपरांत इन टीकों को बंदर के शरीर में लगाकर इसकी सुरक्षा की जांच की जाती है। यहाँ भी सफल और विश्वसनीय परीक्षण के बाद ये पोलियो टीके मानव बच्चों में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बायोपायरेसी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूर्ति भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी का एक उदाहरण है सदाबहार का पौधा। इस पौधे से विनक्रिस्टीन एवं विनब्लास्टीन जैसे अल्केलॉइड प्राप्त किए जाते हैं। इसका उपयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। विनक्रिस्टीन का एली लीली कंपनी ने पेटेंट प्राप्त करके इसका व्यावसायीकरण किया, परंतु सदाबहार पौधा जो मेडागास्कर के देशों में पाया जाता था उस देश को कोई राशि नहीं प्राप्त हुई। बायोप्रोस्पेक्टिंग सजीवों में पाए जाने वाले उन यौगिकों की खोज करना जिसका उपयोग परंपरागत चिकित्सा पद्धति में पहले नहीं हुआ हो, बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है।